वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कक्षा 10 के लिए है। ये मैंने पार्ट 1 से ले गए है। फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, जो मैं इसमें से बहुविकल्प प्रश्न लाया हूँ, ये सभी अनसोल्ड तथा क्वेश्चन बैंक से लिए गई है, जो कि 10वीं के बोर्ड की पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कृपया बस इन्हीं पढ़ लीजिए। इससे अलावा आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप पढ़ ना पाए हो। तो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से मैंने 9 बहुविकल्प प्रश्न लिए हैं, जो कि इस साल आने के लगभग लगभग पूरे ही चांस है। तो बच्चों, अगर जो मैं आपको डीपली पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और आप मुझे भी यही लगता है कि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो केवल इन्हीं वीडियो को देख लें, वे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे पेपर में। तो बच्चों, मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाता हूँ। जैसे आप सभी ने पहले पढ़ा होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। 2 प्रकार के लेंस होते हैं हमारे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों, कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा सीधा बनेगा, वह वस्तु से छोटा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 2 माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कौन होगा? तो बच्चों, आपको पता होगा, जब 2 माध्यम की सीमा पृष्ठ पर एक ही प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए इसका अपवर्तन कोण भी 0 ही डिग्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आपने बच्चों 2 प्रकार की दर्पण पढ़ी होगी, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा होती है। और बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गाड़ी के वाहनों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तल दर्पण का करते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर आ गए 4 सम। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले भी साल के पेपर में भी पूछा गया था। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जो समतल दर्पण होता है, वो समतल दर्पण जो आप घरों में यूज़ करते हो दर्पण, वो समतल दर्पण नहीं होता है तथा जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। स्थिर नहीं कह रहा है बच्चों, न्यूनतम कह रहा है। न्यूनतम कौन से माध्यम में होती है? हीरे में। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है हमारा? n। ये पूछ रहा है किस में अधिकतम होता है वायु के सापेक्ष में, तो ये भी हमारा हीरे में ही होता है। ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, पर कई बार एग्जामिनर इस तरह भी पूछ लेता है और इस तरह भी पूछ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो कौन से लेंस में रखते हैं बच्चों? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, जिससे वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो बच्चों, बहुविकल्प के अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि इन सूत्रों को बहुविकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, और ये सूत्र लगभग इन सूत्रों से ही सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आने की संभावना है। आपको देखने में ही भारी लग रहे होंगे, लेकिन ये सूत्र बहुत ही हल्के हैं। तो जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है और तथा फोकस दूरी होती है, तो इसमें हमें संबंध बताना है।
वैसे अभी फ़िलहाल के लिए तुम यही संबंध याद कर लो। अभी 2-2.5 मिनट के बाद मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। तो जो हमारी फोकस दूरी होती है हम उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है हम उसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होगा बच्चों, हमारा F बराबर R/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी। कई बार इस सूत्र को ऐसे भी लिख देते हैं R बराबर 2F, जो कि बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या लिख गया। बच्चों कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बहुविकल्प में आता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने तो ये पढ़ा था, ये कैसे गया। अरे भैया ये बट्टे में यहाँ पे 2 है तो ये किधर चलेगा, इधर गुणा में चलेगा, तो इसलिए R बराबर 2F हो गया। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि R बराबर F/2 लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये आपको नहीं करना है, आपको ये वाला करके आना है और ये वाला करके आना है। ठीक है बच्चों। अब है दूसरा सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र होता है। दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या है, v हमारी है प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है हमारी वस्तु की दूरी, और जो f है f होती है हमारी फोकस दूरी। तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब आता है हमारे लेंस के लिए सूत्र। लेंस के लिए भी सेम ही सूत्र रहता है, एक जैसा ही सूत्र रहता है। और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि इसमें प्लस होता है और इसमें अंतर है कि इसमें माइनस होता है। जो इसका सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u हमारी वस्तु की दूरी है। अगर जो लेंस होगा तो माइनस लगेगा, अगर जो दर्पण होगा तो प्लस लगेगा। और ये वाला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है स्नेल का नियम। कई बार ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है बोर्ड के पेपर में, ये क्या होता है स्नेल का नियम। मैंने इसकी अच्छी वीडियो बनाई है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है स्नेल का नियम। अभी फ़िलहाल बस आप सूत्र पढ़ लीजिए। स्नेल का नियम sin I/sin R बराबर कोई भी नियतांक हो सकता है। जो नियतांक होगा वो न्यूमेरिकल के ऊपर हम कोई भी नियतांक मान लेंगे। ठीक है बच्चों। फिर इससे अगला सूत्र आता है WNG बराबर ANG/ANW। तो बच्चों आप ये देख के सोच रहे होगे ये क्या है, ये है हमारा W यानी क्या होता है, W वाटर को क्या कहते हैं, जल। तो जल के सापेक्ष G होता है हमारा ग्लास माने कांच, जल के सापेक्ष कांच का, और जो N होता है, N बताया था ना मैंने आपको अभी, अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब वायु कहाँ से आया, ए माने एयर को बोलते हैं हवा या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, यानी सूत्र ये है कि अपवर्तनांक n बराबर होता है C/v। कई बार ये पूछेगा कि आपको अपवर्तनांक दे देगा और आपको कोई सी भी चाल दे देगा, C यानी प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, और प्रकाश की चाल अन्य किसी माध्यम में। जो बच्चों वायु या प्रकाश की चाल निर्वात में होती है वह होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो अन्य किसी माध्यम में होती है वह होती है हमारी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे ये पूछेगा कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी हमारा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब पूछेगा प्रकाश की चाल अन्य किसी माध्यम में कितनी होती है, वो हो जाती है 2 × 10⁸। अगर जो आपको वायु के अलावा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछे तो आप 2 × 10⁸ ही बता दीजिए। अगर जल में पूछे जब भी इतना ही होगा, हीरे में पूछे जब भी इतना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायु या निर्वात को छोड़कर जहीं में भी हमसे प्रकाश की चाल पूछे तो उसमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बच्चों अब आपको मैंने महत्वपूर्ण सभी सूत्र बता दिए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको प्रतिबिंब बनने की प्रकृति की बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ दर्पण हमारे 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो हमारा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और एक होता है हमारा अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण।
तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण हमारा किस प्रकार का दर्पण होता है बच्चों? इस प्रकार का दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है, जिसकी बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हुई रहती है। जिसकी बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हुई रहती है वो हमारा अवतल दर्पण होता है। और जिसकी अंदरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है, मतलब अंदर की पृष्ठ पर पॉलिश होती है, वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो अब मैं आपको प्रतिबिंब बनने की स्थिति बताऊंगा कि अवतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये हमारा इस प्रकार का दर्पण होता है। आपने बच्चों अक्सर तो पढ़े ही होंगे, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये हमारा वाई डैश अक्ष होता है और ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इधर को चले गए तो +1 +2 +3 ऐसे अप टू डॉट डॉट आते जाएंगे। अगर जो आप ऊपर को चलोगे तो +1 +2 +3, बट ये कहीं के मान है, ये माइनस मतलब वाई के मान है और ये हमारे एक्स के मान है। यदि आप इधर को चले गए -1 -2 और -3 ऐसे ही अप टू डॉट डॉट आते चले जाएंगे। अगर आप नीचे को चले गए तो -1 -2 -3 और ऐसे ही अप टू डॉट डॉट आते चले जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अदर अक्ष मतलब दर्पण इस प्रकार का दर्पण होगा तो इधर की सारी दूरियां कहीं में होगी प्लस की। अगर दर्पण इस प्रकार का दर्पण होगा तो सारी की सारी दूरियां कहीं में होगी माइनस की। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमारी जो दूरियां नपती है वो कहीं में नपती है धन में यानी कि प्लस में, और जो अवतल दर्पण होता है जो हमारी इसमें दूरियां नपती है वो कहीं में नपती है यानी ऋण में यानी माइनस में। तो मैं अब आपको बताता हूँ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति। अगर जो ये हम खींचते हैं ना ये लाइन, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। और जो ये वाला मुख्य अक्ष हमारे इस बिंदु को भेद कर जाता है ये कहलाता है हमारा ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। इसे डिनोट करते हैं हम P से। तो बच्चों हम यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि हमारा यहाँ कोई वक्रता केंद्र स्थित है। वक्रता केंद्र को कहते हैं हम C। क्या बोलते हैं? C। और यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी है A और B। हमने मान लीजिए कि हमारी यहाँ पर कोई वस्तु रखी है AB और ये है हमारा वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये यहाँ परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है तो वो कहलाता है हमारा फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। और इसे हम F से डिनोट करते हैं यानी F से प्रदर्शित करते हैं। और यदि कोई प्रकाश की किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। ये इसकी अच्छी बात मतलब ये है कि जो वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये भी आपका बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम से लौट आती है। कौन सा केंद्र होता है? वक्रता केंद्र। और जहाँ ये हमारी मतलब रेखाएं कटी है यहाँ बनता है हमारे वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बनेगा? अगर वस्तु ए बी है तो ए डैश बनेगा और बी डैश बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बनेगा प्रतिबिंब। अब ये हमारी है ध्रुव। ध्रुव से सब की सभी जो भी ध्रुव तक की दूरी यानी मानो हमारा फोकस है, फोकस से ध्रुव तक की दूरी तो फोकस दूरी होगी। वक्रता केंद्र होता है हमारा C। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। वस्तु से ध्रुव तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है और प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है। जैसे अब हमको बताएं ये है हमारी वस्तु, तो वस्तु की दूरी कैसे डिनोट करते हैं हम? U से। तो वस्तु की दूरी यहाँ से है ना, यहाँ से, और ध्रुव कितना है यहाँ तक, तो यहाँ तक की दूरी होगी हमारी वस्तु की दूरी। बट वस्तु की दूरी की एक अहम बात यह है कि ये हमेशा माइनस की रहती है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की ही रहती है। जैसे चलो अब आपको पता चलेगा कि वस्तु की दूरी यू होती है और माइनस की होती है। अब आप देखो ये है फोकस और ये है हमारा ध्रुव। ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, इसे प्रदर्शित करते हैं F से। बट ये कहीं की होगी प्लस की। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, ये आपको ध्यान रखना है।
आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, कैसी होती है, प्लस की यानी धनात्मक होती है। तो ये है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से दूर तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं हम आर से, पर लेकिन कहीं की होगी, प्लस की होगी। ये है हमारी वस्तु। वस्तु से दूर तक की दूरी होती है, वस्तु की दूरी ये बता दिया हमने आपको, यू से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा ये बिंदु कटा है ना, इस यहाँ बनता है हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब से दूर तक की दूरी कौन सी दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, बट कैसी होगी, प्लस की, क्योंकि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसी प्रकार अब हम अवतल दर्पण में बनाएंगे। अवतल दर्पण में हमने बना दिया मुख्य अक्ष। अब जहाँ पे कटा इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, पी से। हमने माना कोई यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। और यहाँ मान लिया हमने कोई वस्तु ए और बी। यदि कोई प्रकाश की किरण व मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर किरणें क्या होती है, समांतर किरणें वे होती है जो किरण एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात वे समान ही जाती रहती है, उनको समांतर किरणें बोलते हैं। असमांतर, समांतर किरणें जैसे ये किरणें, एक किरणें जैसे सीधी जा रही है तो सीधी चली जाएगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, ये हमारी कहलाती है समांतर किरणें। और असमांतर कैसी होती है, जैसे ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, आप इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को काट दो, तो ये बनती है हमारी असमांतर किरणें। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये आपके लेवल का नहीं है, मैथ में पूछा जाता है। तो जब कोई समांतर की मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाके जाती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा फोकस। फोकस को प्रदर्शित करते हैं एफ से। और जो हमारी वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वे वक्रता केंद्र से ही होकर उसे अपने उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जहाँ ये बंद कटती है, यहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश। क्यों बना ए डैश बी डैश, अभी आपको बताया था कि ऊपर भी ए डैश बी डैश बनता है, तो ये भी ए डैश बी डैश ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी। कैसी होगी अब की बार, अब की बार अवतल दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण में माइनस की होती है, तो इसलिए भी इसमें माइनस की होगी। और वस्तु की दूरी का तो हमने आपको रामबाण बताया है कि वस्तु की दूरी हमेशा यू होगी, पर लेकिन कहीं की होगी, माइनस की होगी, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कहीं की होगी माइनस की। फोकस से दूर तक की दूरी फोकस दूरी, बट कहीं की माइनस की। तो इसी प्रकार अब आपको वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र से दूर तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, इसे प्रदर्शित करती है आर से, बट कहीं की होती है माइनस की। चाहे आप एक सारणी बना लीजिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर अवतल दर्पण लिख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे डिनोट करोगे, यहाँ पे सब प्लस की होती है, वी प्लस, एफ प्लस, आर प्लस, बट यू हमेशा माइनस। और अगर यहाँ पे बनाओगे वी माइनस, एफ माइनस, आर माइनस, और यू तो हमेशा माइनस का रहता ही है। तो इससे भी आप पता लगा लोगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या क्या चीज़ बनता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन भी आते हैं ना कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वायु के सापेक्ष जल, जल का सापेक्ष वायु, इसका न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इसका। ये हर साल ही पूछा जाता है लगभग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि वे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर जब वो कहता है आपको वायु, क्या कहता है, वायु, वायु होता है हमारा एयर, तो आपको इसके प्रदर्शित करना है ए से। अगर कहता है जल, जल यानी वाटर, वाटर कहीं से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। अगर कहता है आपको एक, इसमें ये भी बनता है ग्लास, क्या, ग्लास, ग्लास क्या होता है हमारा, कांच, और इसे हम डिनोट करते हैं जी से। और जो हमारा अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है हमारा एन। एन, एन ज़्यादा कर हमारी के सापेक्ष की ही आवाज़ निकालता है। अगर जो हमको बोल दे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु क्या है हमारी, वायु ए है। लिखना सीख लीजिए, आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है यहाँ पे सीख लीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु क्या है हमारा ए, के सापेक्ष हमारा हमेशा एन आवाज़ निकालती है, ए के सापेक्ष का एन, किसके सापेक्ष का है, जल यानी डब्लू। तो ये हमारा होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
ठीक है। तो इसी तरह बच्चों अगर जो मैं पूछूँ आपसे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जल क्या होता है हमारा W, तो हमने लिख दिया W के सापेक्ष तो हमेशा N ही निकालेगा। तो जल के सापेक्ष वायु, वायु के हमारा A, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो आया आपके बच्चों समझ में। यदि आपसे ये पूछे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मान लीजिए आपको 2/3 दे दिया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2/3 दे दिया, और आपसे जल के सापेक्ष वायु का पूछ लीजिए, यानी इसका उल्टा पूछ ले, तो आप इसका भी उल्टा कर दीजिए। तो ये 2/3 है, तो आप इसका उल्टा कर दे 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/2। यानी अगर जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2/3 है और हमसे पूछ लीजिए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो वो हमारा होगा 3/2। तो ऐसे ही इस प्रकार एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये होता है WNG, यानी जब भी कभी हमें जल के सापेक्ष कांच का पूछे, जल के सापेक्ष कांच का पूछे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये ज़्यादातर पेपर में इसी क्वेश्चन के मतलब इसी ही सूत्र के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ये तो बहुविकल्प में ही देगा आपको करने के लिए, आपको न्यूमेरिकल में ये वाला क्वेश्चन देगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है ANG/ANW। अब बच्चे तुम कहोगे कि इसे कैसे याद करें, तो उससे याद करने का तरीका यह है कि इसमें कहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि आप ऐसे चढ़ना चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और यदि आपको कोई ट्रिक, आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ इसको लिखने की, आप वायु के सापेक्ष ही अपवर्तनांक लगाइए। और अपवर्तनांक आपको कैसे लगाना है, यानी बाद वाला बटे में पहले वाला। वायु के सापेक्ष लगा लीजिए ANG बटे में ANW, हमेशा ही आपको वायु के सापेक्ष ही लगाना है। जैसे जब WNG आ गया आपका, तो ANG/में ANW। तो अब हम इन्हीं के ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो वो आता है अभिलंब के ऊपर, क्या मतलब हमारा अभिलंब से दूर हटेगी, दूर या अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये वाले भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है वो मैं आपको कराऊंगा। ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे अभिलंब। क्या होते हैं हमारे अभिलंब। तो जो ये हमारे अभिलंब होते हैं, हमारे 2 अभिलंब होते हैं। तो यदि कोई ऊपरला माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम। कौन सा मेरा माध्यम हो, विरल माध्यम। और नीचे वाले हो हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम बोलते हैं इसको। तो अगर ये विरल, विरल माने खाली हुआ माध्यम, और सघन यानी ठोस माध्यम। विरल हल्का होता है और सघन ठोस होता है। यदि हमारी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर आती है तो ये हमारी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आपको प्रतीक भी हो रहा है कि जो मतलब अभिलंब से मतलब विरल से आने वाली प्रकाश की किरण है वो सघन में आती है अभिलंब की ओर झुक गई। और यदि हम इस बार फिर ये 2 अभिलंब बनाए और ऊपर सघन रख दें, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए, और नीचे विरल रख दें, तो इसमें क्या होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल से में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपको पढ़ने वाली समझने वाली बात है। यदि विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में आती है अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और जो आकर जा रही है उसको बोलती है परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब आ जाओ किरण, आ जाओ किरण। और जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण को बोलता है चली जाओ किरण। तो इसी प्रकार इसमें यह भी आपतित किरण होगी, और जो नीचे है ये भी परावर्तित ही किरण होगी। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आता है। और अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मतलब कि पेपर में 5 नंबर की मार्क्स में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हमारा इस चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जो कि हमारा 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है। तो मैं आपको ऐसे ही हल्का सा समझा दूंगा और आपको उसको लिखवा भी दूंगा। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं और इसके नियम भी लिखने को आते हैं। इसके नियम भी लिखिए, ऐसे भी आते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता है हमारा, मान लीजिए कोई परावर्तक तल है। परावर्तक तल इसको आप कैसे पता चलाएंगे? जिसकी ऊपरली पृष्ठ पर पॉलिश हो रही होगी तो उसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। और ये हमारी आने वाली किरण है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये परावर्तन के पश्चात कैसी लौट जाएगी, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। और हम एक यहाँ पे अभिलंब डाल लेंगे। इसको क्या बोला हमने? अभिलंब। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट आती है तो ये हमारी कौन सी घटना कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। आप इसको कैसे लिखेंगे? आपको ऐसे लिखना है, प्रकाश का परावर्तन आपको ऐसे लिखना है, प्रकाश के ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी माध्यम में लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। अब मैं आपको नियम बताता हूँ। जैसे आपको आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है और ये क्या है हमारा ऊपर परावर्तक तल। परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या होता है? जो ये हमारा तल है अभिलंब जैसा, इसके ऊपर बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हुई रहती है जिसको हम परावर्तक तल भी बोल देते हैं। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच हमारा बनता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण को हम कहीं से प्रदर्शित करते हैं? आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम I से। और जो परावर्तित किरण होती है, कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और अभिलंब के बीच बनता है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं R से। तो आपको पता चला आपतित किरण और अभिलंब किरण के मतलब अभिलंब के बीच बनेगा आपतन कोण और परावर्तित अभिलंब के बीच बनेगा परावर्तन कोण। तो इसका 2 नियम है, एक तो हमारा प्रथम नियम है और एक हमारा द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम, प्रथम नियम क्या है हमारा? जो आपतन कोण होता है वो सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर आपतन कोण हमारा 40 डिग्री है या 45 डिग्री है तो हमारा परावर्तन कोण भी इतना ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपतन कोण क्या होता है? I। और सदैव किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण। यानी कोण परावर्तन कोण क्या होता है? R। तो इसके सदैव बराबर होते हैं। हमारे प्रकाश का प्रथम नियम है, यानी प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम क्या है हमारा? द्वितीय नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों कोण से एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण किसी भी तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। चलो अब मैं आपको इसके 2-4 न्यूमेरिकल कराता हूँ जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें पढ़ लीजिए। तो अब हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था। देखो अभी मैंने पढ़ाया था आपको वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी? R। क्या होती है? R बराबर दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है वक्रता त्रिज्या? 20 सेंटीमीटर है। यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी फोकस दूरी कितनी होगी? यदि आपको समझ में यह नहीं है कि हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएं तो आप बस ये पता कर लीजिए कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछ रखा है। हमको इसमें वक्रता त्रिज्या दी है और फोकस दूरी पूछ रखी है। तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना, केवल मैंने आपको अभी बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F = R/2। फोकस दूरी भी है और वक्रता त्रिज्या भी है।
तो अब की बार हमको दे दी वक्रता त्रिज्या ये है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी होती है हमारी एफ हमको ज्ञात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं जो एफ होती है वो r/2 होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या तो हमें दे रखी है 20/2, 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा। तो 10 यदि हमारी ये सेंटीमीटर में है तो हम भी इसको सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, सेंटीमीटर आंसर। आपको अब अगर मीटर में दिया है तो तब हम इनको मीटर में ही लिखेंगे। यही नहीं है कि आप क्वेश्चन मीटर से कर रहे हो, आंसर सेंटीमीटर में दे रहे हो, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या किरण अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। यानी अगर दूर हटती है तो ये बताना है क्यों। क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया था अगर ऊपर विरल है और नीचे क्या है, सघनन, तो विरल से अगर सघनन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। यदि सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो अब क्या कर रही है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, यानी वायु में गमन कर रही है और एक किरण जल में प्रवेश करती है। तो नीचले वाला क्या हो गया, सघनन हो गया, और ऊपरले वाला तो विरल है ही, क्योंकि सघन जल हमारे इसमें ठोस का ही कार्य करेगा। तो यानी भारी है और ये हल्का है, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो हमको इसमें क्या बताना है, तो ये अभिलंब की, ये प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो हमको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, बट हमको ये नहीं पता था कि क्यों झुकेगी। तो हमको इसमें ये लिखना है क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से कहीं में आ रही है, वायु से सघनन में आ रही है, वायु से सघनन मारे, तो इसलिए अभिलंब से की ओर ही झुकेगी। क्योंकि वायु के सापेक्ष सघनन क्या है, कठोर है या भारी है, तो इसलिए ही अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, इसलिए अभिलंब की ओर ही झुकेगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर 2 नंबर में ही पूछा जाता है। ये हमारा 1 नंबर में पूछे जाएगा, जो ये फोकस विकल्प वाला है, ये आपको बहुविकल्प प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या आपको एक न्यूमेरिकल के रूप में भी दे देगा। तो इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो पिछले साल बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। जो ये क्वेश्चन था ये था इस प्रकार की, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कौन सी प्लेट है, कांच की प्लेट है, यानी कठोर हो गई। तो कांच में प्रकाश की चाल, कहीं कौन सी चाल है, प्रकाश की चाल कितनी है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स होता है, ये हमारा प्रति का ही होता है, क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा होगा सेकंड इनवर्स का क्या मतलब है, यानी 1 में सेकंड लिखा हुआ है और इसको प्रति भी बोल देते हैं और इसकी पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस की 1 पावर होती है हम इसको इनवर्स बोल देते हैं। तो इसलिए कई बार इसका मात्रा कैसे भी आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड, और कई बार ऐसे भी आ जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। तो आप इससे घबराइएगा मत, ये एक ही जैसा है। तो हमको दे रखा है अपवर्तनांक कितना है हमारा, n, यानी n बराबर दे रखा है हमको 1.50। और कांच में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं हम c से, और प्रकाश की चाल 3×10⁸ दे रखी है, और ये फिक्स होती है। प्रकाश की चाल ये 3×10⁸, यानी ये फिक्स होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ ही होती है। अगर इसे छोड़कर किसी भी माध्यम में पूछे तो आप आँख मीचकर 2×10⁸ लगा दीजिए। कांच में पूछे, जल में पूछे
हीरे में पूछे, कहीं में भी पूछे, आप आंख मीच के 2 गुणा 10 की पावर 8 लगा दीजिए यदि बहुविकल्प का हो। बट ये न्यूमेरिकल है, हमको करके दिखाना होगा। तो इसमें कह रखा है कांच में प्लेट, यानी कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल, तो अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से प्रदर्शित करते हैं, हमको ये ज्ञात करनी है। तो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जो हमने आपको बताया था कि ये इस प्रकार है। जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो होता है n बराबर होता है c/v। c क्या होता है? प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में बटे प्रकाश की चाल अन्य किसी माध्यम में। तो ये हमारा किसी माध्यम में हो गया, तो हमें इसे ही ज्ञात करना है। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे n बराबर c/v। हमको v ही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भाग में है, ये इधर चले जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो v बराबर आ गया हमारा c/n। तो c का मान तो हमको दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 8, और हमारा n कितना है 1.50 यानी 1.5 है। और जब 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 1.5 दूनी क्या होता है 3 होता है। तो 2 गुणा कितना आ गया 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर है। तो अगर आपने आपको बताया था कितनी होती है अन्य किसी माध्यम में 2 गुणा 10 की पावर 8। अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन गलत कर रखा है, तो आप उसे दोबारा से चेक करें। और इतना ही आएगा, क्योंकि ये फिक्स चाल होती है, इसके अलावा कोई भी चाल नहीं होती। तो हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन चाहे ये तो बिल्कुल ही हम कहते हैं ना कि 100% श्योर है, ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा इस साल के लिए। हम कहते हैं आपको लिख के देते हैं भाई 100% बिल्कुल पक्का आएगा 2023 के लिए, कम से कम 6 मार्क्स में, कम से कम 6 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। तो हमको बताना है कि चित्र में दिखाया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए है और माध्यम बी है। तो माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम सघन और कौन सा विरल है, यानी हमको कौन सा माध्यम तो सरल दिख रहा है और कौन सा विरल दिख रहा है, तथा माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ये भी हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक। तो आप पहले ही अपने दिमाग से लगाइए कि माध्यम ए क्या है और माध्यम बी क्या है। जो हमारी प्रकाश की किरण आ रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है। क्या हो रही है? दूर। तो जब हमने आपको बताया था जब कोई किरण, प्रकाश की किरण आ रही है और अभिलंब से दूर हट रही है तो क्या होगा? तो ऊपरले वाला माध्यम विरल होगा, यानी ऊपरले वाला माध्यम सघन होगा और नीचे वाला माध्यम विरल होगा। जब तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, यदि अभिलंब की ओर झुकेगी तो उसका क्या बताया था? ऊपरले वाला विरल होगा और नीचले वाला सघन होगा। तो अब क्या हो रही है? अभिलंब से दूर हट रही है, तो ऊपरले वाला माध्यम क्या होना चाहिए? सघन, और नीचे वाला माध्यम विरल। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको इसमें ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम एक सघन है और माध्यम बी विरल है, इसलिए ही प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है। तो हमारा 1 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट होगा। इसी न्यूमेरिकल में 2 पॉइंट पूछे गई है। एक तो ये बताना है कौन सा माध्यम मतलब सघन है, कौन सा माध्यम विरल है, यानी कौन सा अधिक सघन है, कौन सा अधिक विरल है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बट आपको जितना पूछा है आप इतना ही कीजिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है? तथा माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, यानी एक हमको क्या ज्ञात करना है? एक हमको ज्ञात करना है अपवर्तनांक। क्या होता है हमारा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है हमारा n हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें कह रखा है ना माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको क्या 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 चाहिए? एक तो हमारा n बराबर c/v फॉर्मूला होता है, जो कि इसमें ना तो हमें प्रकाश की चाल दी हुई है और ना ही हमें अन्य किसी माध्यम में दी हुई है, चाल दी हुई है, तो इसलिए हम उसके इस फॉर्मूले का वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमने पढ़ा था कि जो स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है sin I/sin r बराबर कोई नियतांक स्थिर होता है। तो अब हम इसको वो वाला ही सूत्र इसमें इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? आप आकर यहाँ पे देखो, ये कौन सी किरण है? आने वाली किरण। आने वाली किरण को क्या कौन सी किरण बोलते हैं?
आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये हमारी है जाने वाली किरण। जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण आपको पता चल गए। और हमने बताया था जो ये होते हैं हमारे अभिलंब। क्या होते हैं? हमारे अभिलंब। ठीक है बच्चों, आपको आपतित किरण भी पता चलेगा, अभिलंब भी पता चल गए और परावर्तित किरण भी पता चले गए। तो आप इनके कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कोण आप कैसे आसानी से ज्ञात करोगे? ये क्या है? हमारा अभिलंब और ये है हमारी आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच सदैव कौन सा कोण बनता है? अभी बताया था आपको, आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। आपतन कोण को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? आई से। कहीं से? आई से। और ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो इसलिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है हमारा परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल आर से। ठीक है, और ये कोण हमने आपको बताए भी थे, कोण आई बराबर कोण आर, प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाया था। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? आपतन कोण भी ज्ञात करना है और परावर्तन कोण भी ज्ञात करना है। आपतन कोण अब हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। जो ये देखो आपतन कोण, यानी अब हमको क्या कौन सा कोण ज्ञात करना है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? हमारा आपतन कोण होता है आई। आई हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारा ये है, ये वाला कोण है हमारा 90 डिग्री का। जो अभिलंब के साथ कोण बनता है वो बनता है हमारा 90 डिग्री का। अगर हम इस 90 डिग्री में से ये वाला कोण घटा दें तो हमारा क्या कौन सा कोण रह जाएगा? आपतन कोण। तो आपतन कोण कैसे लिखने का? 90 माइनस के 60 डिग्री। तो आपतन कोण निकल गया हमारा 30 डिग्री। अब हमको कौन सा कोण काटना है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है हमारा आर। तो इसी प्रकार आर की ऐसे निकलेगा, ये हमारा है 90 डिग्री का और ये हमारा 45 डिग्री। अभिलंब के साथ हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। 90 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, तो आर यानी परावर्तन कोण हमारा 45 डिग्री आ गया। तो स्नेल का नियम क्या था हमारा? स्नेल का नियम यह था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है नियतांक। नियतांक अब की बार हम कुछ भी ले सकते हैं, वो आर हो, के हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन के अनुसार ही लिया जाएगा। तो हमने अपवर्तनांक ले लिया इसके बराबर में। हमको अपवर्तनांक ही ज्ञात करना है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है हमारी 30 और बटे साइन आर की वैल्यू है हमारी 45 बराबर एन। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2 बराबर एन। तो एन का मान कितना आ गया हमारा? जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर गुना होती है और जो बीच की हो एक साथ गुना होती है। तो इसकी गुना ऊपर करी तो ऊपर √2 और बटे में क्या आ गया? 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको कई बार हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, √2 तो ऐसे ही है और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना √2, √2 से 2 कट गया तो क्या रह गया? 1/√2। ये भी इसका आंसर हो जाता है। तो अब हम आपको रूमेकर कराते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। तो ये क्वेश्चन है हमारा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से इतने और इतना है, तो जल के सापेक्ष कांच यानी WNG हमें ज्ञात करना है। जबकि हमको दे रखा है वायु के सापेक्ष जल। वायु क्या होता है हमारा? A के सापेक्ष N और जल होता है हमारा W। कितना दिया है? 4/3। फिर क्या रखा है? वायु के सापेक्ष कांच। वायु A सापेक्ष N और कांच क्या होता है? G बराबर दे रखा है 3/2। तो हमको क्या बताना है? जल के सापेक्ष कांच के, मतलब जल के सापेक्ष कांच तथा जल के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल। कांच के सापेक्ष जल होता है GNW। तो GNW आपको खुद याद करना है। GNW का फॉर्मूला लगा दो आप, ANW बटे में ANG। ANW का मान रख दो और ANG का आप हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। WNG का मैं कराता हूँ। WNG का क्या है? WNG का होता है ANG बटे में ANW, यानी बाद वाला बटे में पहले वाला। हमेशा वायु के सापेक्ष में ही लगाते हैं। तो ANG हमारा 3/2 है
और ए एन डब्ल्यू हमारा 4/3 है। इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना, तो आंसर आ गया हमारा 9/8 आंसर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ये क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है हमारी अवतल दर्पण में माइनस की। फोकस दूरी को कैपिटल एम मतलब एफ से नहीं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करता है। ये हमारी होगी -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी यानी यू हमेशा माइनस की होती है, ये दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रतिबिंब होता है हमारा v, ये हमेशा माइनस का ही आना चाहिए क्योंकि अवतल दर्पण है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है चूँकि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, v आपको ज्ञात करना है। f का भी मान है, u का भी मान है। इसमें हमने प्लस इसलिए लगे लगा है कि हमको दर्पण बोला हुआ है, इसलिए प्लस लगा है। अगर जो लेंस कहते तो हम इसमें क्या लगाते, माइनस। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो बच्चे ये हमारे पास मतलब प्रश्न 1 और प्रश्न नंबर 2 जो कि प्रकाश की परावर्तन चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप केवल इन्हीं रट लीजिए और जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए है केवल वे कर लीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये हम आपको 100% का दावा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बताते हैं अब स्नेल का नियम जो बताया था मैंने आपको, sin i/sin r बराबर कोई नियतांक होता है। ये आपका 2 नंबर में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला है हमारे का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम भी है। ये मैंने अपने पास से लिखे हैं और यहाँ आपको बता दूँ आने वाली किरण, इसको आपतित किरण। ठीक है बच्चों, ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारी परावर्तित किरण। और ये आपको बताया था अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, ये दोनों इसके परावर्तन के दोनों नियम हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसमें मैंने एक न्यूमेरिकल जोड़ा हुआ है, ये आपको खुद करके देखना है। ये वस्तु की दूरी दे रखी है, ये हमारी व्यू है और ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। तो हमको इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम इसके फोकस दूरी ज्ञात करके f = r/2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिसकी वक्रता त्रिज्या r = 2f आ जाएगी। यानी जो फोकस दूरी आएगी उसकी 2 में गुना कर दो, उसकी आपकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी।